यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हालांकि कई मामलों में हम अमेरिका से बहुत चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जहां हम अमेरिका से सीख नहीं पाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि अमेरिका से उन चीज़ों को सीखें जो कि उनकी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म, जैसे कि मार्केट ओरिएंटेड क्लास। लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जहाँ पे अमेरिका लैग कर रहा होता है, और हम उन्हीं पुरानी चीज़ों के साथ रटे रटाए एक रास्ते पे चलते रहते हैं। अमेरिका में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका मतलब अमेरिका महाद्वीप की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो वहाँ पे अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान एक कैंपेनिंग में वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पे एक जानलेवा हमला होता है। उस हमले में वो बाल बाल बचते हैं। तो आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही है? अमेरिका और भारत दोनों देशों के पास एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं यहाँ, और मैं अगर अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपतियों पे बहुत बार हमले हो चुके हैं। भारत पे भी राजीव गांधी के साथ ऐसा असैसिनेशन हुआ है। अटेम्प्ट भी इंडिया में तो खैर कम देखने को मिला, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे हालात में जो अमेरिका दुनिया भर को लोकतंत्र, सभ्यता और संस्कृति सिखाता है, उसी अमेरिका के अंदर इतने सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से फॉल्ट लाइन्स हैं जहाँ पे इंडिया को सीखना चाहिए और अपने अंदर उन चीज़ों को परिवर्तन करना चाहिए। तो चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम समझेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस को, और इंडिया को अपने अंदर क्या ऐसे परिवर्तन लेकर आने चाहिए। देखिए, जो टाइटल रखा है हमने, इंडिया एट द क्रॉस रोड्स। इंडिया एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहाँ से उसे लर्निंग लेना चाहिए अमेरिका के डिक्लाइन से, किन किन चीज़ों में, इनइक्वालिटी के ऊपर, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स के ऊपर, और इसी के साथ साथ न्यू लिबरल पॉलिसीज के ऊपर। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। इंडिया में ऐसे नॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया ने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं अमेरिका से, वैल्यूएबल लेसन्स, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इंडिया को अमेरिका से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, उनकी नाकामियों से सीखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले इनइक्वालिटी पे बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऑक्सफैम जैसे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से रिसर्च आता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है, गरीब और अमीर के बीच खाई कितना ज़्यादा है। फिर पोलराइजिंग पॉलिटिक्स, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि इंडिया के अंदर में पोलराइजिंग पॉलिटिक्स का एक उभार देखने को मिला है, जो कि यूएसए में बहुत दिनों से है। वहाँ उनके यहाँ पे राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट के बीच बहुत लंबा संघर्ष रहा है। उनके यहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच भी बहुत लंबा संघर्ष रहा है, और कभी कभी ये संघर्ष बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कैपिटल हिल्स जो कि इंसिडेंट हुआ था, प्रकरण हुआ था। इसी के साथ साथ वहाँ के जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को भी समझना चाहिए। पहले हम न्यू लिबरल पॉलिसीज़ में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आफ्टर 1990 जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, उसके बाद हम लोगों ने लिबरल पॉलिसी को अपनाया, और अभी 2000 के बाद आफ्टर 2000 हम लोगों ने क्या किया, हम अमेरिका के रास्ते पे चल पड़े हैं, और हम भी न्यू लिबरल पॉलिसी की तरफ, आगे की तरफ चल पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड को, जहाँ पर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर। अब इनइक्वालिटी क्या है? आप देख पाएंगे कि यूएस का जो समाज है, यूएस की जो सोसाइटी है, वहाँ पे वेल्थ गैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जब जब भी वेल्थ गैप बढ़ता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, वहाँ पे जन्म होता है सोशल अनरेस्ट का, और इसी के साथ साथ एक सेंस ऑफ इनजस्टिस हो जाता है सिटीजन्स के बीच। अब जैसे ही सेंस ऑफ इनजस्टिस होता है, वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोग हिंसा की राह पकड़ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडिया को क्या सीखना चाहिए, तो इस तरह के जो सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम है इनकम गैप का, वो इंडिया के सामने बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर पेपर पब्लिश किया है। उसमें वो बोलते हैं कि इंडिया में 99% जो पॉपुलेशन है, माफ़ कीजिएगा, 99% जो वेल्थ है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, और 99% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 1% वेल्थ है। अगर मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात करूं, तो ऑक्सफैम ये बोलता है कि इंडिया के अंदर में 80% जो वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है। ये थोड़ा सा क्रेडिबल जान पड़ता है। और वहीं के साथ साथ, उसी के साथ साथ बच गया जो 20% वेल्थ, वो है 90% पॉपुलेशन के पास। इतना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इनकम का जो वेल्थ इनइक्वालिटी तो हमें देखने को मिल गया, इसी के साथ इनकम का जो सोर्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो हमें यूएस से इस सिचुएशन को समझना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ को। हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सके कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है, लाभ है,
वो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के पास पहुंच सके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मैनर में। तो मतलब ये कि सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, अमेरिका का समाज इतना ज़्यादा पोलराइज हो चुका है, उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, और भारत के समाज में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। जैसे कि मैं बात कर रहा था पोलराइजिंग पॉलिटिक्स की, तो देखिए हमें क्या लेसन लेना चाहिए यूएसए के समाज से। यूएसए का जो गवर्नमेंट है, यूएसए में जो प्रॉब्लम चल रही है यूएस में, तो उनके पॉलिटिकल पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि कोई नई बात नहीं है यूएसए के लिए, वहाँ पे बहुत ही पहले से ही पोलराइज्ड है वहाँ की सोसाइटी, जहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ है, उनको जो एसेसिनेशन करने का जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी आइडियोलॉजी के आधार पे उसको डिफेम कर रहे हैं, उसको डिफेंस कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और उसी के साथ साथ उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं गाहे बगाहे। कुछ लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिंपैथी को गेन करने के लिए ऐसा खुद से ही करवाया है। हालांकि इस तरह का जो भी आरोप है बहुत ही निराधार है। तो इस तरह के जो लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक और वहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है गवर्नेंस का, काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इस पे इंडिया को भी विचार करना चाहिए। अब इंडिया को क्या सीखना चाहिए, चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो इंडिया को ये सीखना चाहिए कि इंडिया के अंदर में भी इस तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि समाज के अंदर पोलराइजेशन बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, रिलीजन के आधार पे, रीजनल एरिया के आधार पे और कास्ट लाइंस के आधार पे। हमने देखा कि बहुत पहले से ही इस तरह के डिवीजन हमारे सोसाइटी में है। इसी के साथ साथ इसको सुधारा कैसे जाए, तो एक डायलॉग एस्टेब्लिश करना। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने रसिया में पुतिन के सामने बोला है कि किसी भी समस्या का समाधान वायलेंस नहीं है। अगर आप समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हो तो आपको डायलॉग एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो हर ग्रुप के बीच क्या करना चाहिए, हमें डायलॉग एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा हमें पोलराइजेशन को मिटिगेट करने में, यानी कि कम करने में। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि न्यू लिबरल पॉलिसीज। अब न्यू लिबरल पॉलिसी क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स। इंडिया के अंदर में अगर हम देखें तो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है एलपीजी रिफॉर्म्स की। इंडिया पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम यूएसए की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे डीरेगुलेशन करा गया है और बोला गया है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाओ। इसी के साथ साथ जितने भी सोशल वेलफेयर के स्कीम है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि भारत के अंदर में जो है आपको अलग अलग स्कीम्स का फायदा मिलता है, जैसे कि पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी के साथ साथ जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सभी गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती हैं। लेकिन यूएस में इन सभी काम को दिया गया है प्राइवेट एजेंसीज को। तो उसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें फिर से वही न्यू लिबरल पॉलिसीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट का जो सोशल वेलफेयर में जो रोल है वो हमेशा कम देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे वो कम ही होता जा रहा है। हालांकि ये जो पॉलिसीज़ हैं, जबकि ये पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक टाइम पे एक लाइसेंस राज वाला देश हुआ करता था, लेकिन 1990 की अगर मैं बात करूं, 1990 की दशक की, तो भारत के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। उसमें से एक प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, वो था बीओपी का। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि आपको कितने बिल्स चुकाने हैं। अगर मैं आपकी लेमन के लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपकी इनकम है 100 रुपीज़, आपके जो बिल्स हैं रेंट, लॉजिंग, फूडिंग, इन सब का मिला जुला कर आपको बिल देना पड़ रहा है 110 रुपीज़। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रखी है जिसकी वजह से आप 100 रुपये ही कमा पा रहे हैं, आप 120 रुपीज़ नहीं कमा पा रहे हैं, ताकि आप अपने बिल भी पे कर पाएँ और अपने लिए कुछ पैसे ही बचा पाएँ। तो वैसे हालात में भारत के सामने भी ये समस्या देखने को मिली कि जब वो इम्पोर्ट ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रहा था, बिल पूरा नहीं कर पा रहा था, वैसे में उसने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हालांकि उस वक्त पर ऐसा था कि किसी भी तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से उभरे, लेकिन उसने एक मिडिल क्लास को जन्म दिया, ग्रैंड मिडिल क्लास को जन्म दिया, और वहाँ से फिर हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग इंक्लाइंड हो गए न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ। और वहाँ से फिर क्या होता है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो मार्केट ओरिएंटेड हो जाता है और रिफॉर्म्स का उतना अच्छा से बैलेंस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। अब देखेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो यूएस ने अभी देखा है कि बहुत सारे उनके जो
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अंडरस्कोर कर दिया गया, उसके महत्व को कम कर दिया गया है। और इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या था, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और ये वहाँ के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा के तौर पर उभर कर सामने आया है। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर में जो प्रॉब्लम है, इंडिया में भी यही देखने को मिला है कि इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से। गाहे बगाहे इस तरह की न्यूज़ आपने भी देखा और सुना ही होगा कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे हर तरीके के आरोप लगते ही रहते हैं। मैं कंक्लूजन में आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। इस कंक्लूजन को आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कंक्लूड करने के लिए अपने आंसर को, कि हमें अमेरिका के चैलेंजेस को सीखना चाहिए, चैलेंजेस से समझना चाहिए और एडेप्ट करना चाहिए लेसन उनसे, ताकि हम भी अपने अंदर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को बदल सकें। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि अमेरिका किन चैलेंजेस के साथ जूझ रहा है और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। हमारे यहाँ भी उसी चैलेंजेस के जो ट्रेंड्स हैं वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।